आज हम पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर 2 है, पार्ट 2, दो ध्रुव्य का अंत। दो ध्रुव्य का अंत, ठीक है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं इसके, उस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार के बारे में। तो बर्लिन की दीवार से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि बर्लिन की दीवार कब बनी, बर्लिन की दीवार किस चीज़ का प्रतीक है। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक मिनट। तो सबसे पहले बर्लिन है कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बर्लिन है वो जर्मनी में है, ठीक है। जर्मनी में स्थित राज्य है जिसका नाम, स्थित एक राज्य है जिसका नाम क्या है, बर्लिन, ठीक। तो क्या हुआ था कि देखो, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र कौन थे, जिन्होंने विश्व में अशांति मचाई थी, उस धुरी राष्ट्र में सबसे ऊपर नाम आता है जर्मनी का। तो जर्मनी को दंड दिया गया था, ठीक है। फिर 20 साल बाद फिर सेकंड विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो इसमें भी क्या हुआ, जर्मनी धुरी ही राष्ट्र में शामिल था। तो जर्मनी को इस बार फिर से मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था, ठीक है। मित्र राष्ट्रों द्वारा मित्र राष्ट्र द्वारा आपस में बांटा गया, ठीक है। तो 20 साल बाद मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, इसे आपस में बांट लिया था, ठीक है। जर्मनी को आपस में बांट लिया था। तो हमें तो पता ही है कि जो पूरा का पूरा यूरोप है, जब वो दो पार्ट में बटा हुआ है, पूरा यूरोप दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो है पूर्वी में आ रहा है, दूसरा हिस्सा जिसका नेतृत्व है वो पश्चिमी राष्ट्र कर रहा है, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के अंदर ये पूरा हिस्सा बटा हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि इधर अब पूर्वी में आप जर्मनी को रख लो, तो जर्मनी को भी मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्या हुआ, आपस में बांट लिया गया था। तो यहाँ पर सोवियत संघ जो है उसको लगने लगा कि किस तरीके से वो अपने वर्चस्व को दिखाए सोवियत को, और वो जो है वो पश्चिमी, तो जो जर्मनी का पूर्व, जर्मनी का क्या हुआ कि जब पश्चिमी मुल्क जो है उसने जर्मनी में जब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो सोवियत संघ ने क्या किया, जो जर्मनी का पूर्वी वाला हिस्सा है जहाँ पर बर्लिन आती है, उस राज्य में एक दीवार खड़ी कर दी जो कि शीत युद्ध का प्रतीक, शीत युद्ध का प्रतीक बन गया। और ये दीवार जो है 1961 में सोवियत ने बनाई थी।
ये दीवार इसलिए बनाई गई थी कि जो अमेरिका का हस्तक्षेप जो है जर्मनी के अंदर बढ़ता जा रहा है उस चीज़ को रोक सके और ये भी अपना दबदबा दिखा सके। इसके लिए इसने क्या किया था, जर्मनी में स्थित एक राज्य है जिसका नाम था बर्लिन, ठीक है, उस बर्लिन पर इसने दीवार बना दी थी 1961 में, जो कि शीत युद्ध का प्रतीक कहलाया था। और ये जो दीवार है ये 28 वर्षों तक बनी रही, ठीक है। फिर आगे इसमें क्या है आपको याद रखना है कि जो बर्लिन की दीवार है उसको 9 नवंबर 1989 में ठीक है 9 नवंबर 1989 को जर्मनी की जो पूर्वी और पश्चिमी जनता थी उन दोनों ने मिलकर इस जो बर्लिन के अंदर ये जो दीवार बनी थी उसको गिरा दी, ठीक है, उसको गिरा दिया। और इस तरीके से और जो सोवियत संघ था वो चुपचाप देखता रहा क्योंकि उसके घर के ही अंदर बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहे थे, तो उसने कुछ कहा भी नहीं। और इस तरीके से जर्मनी जो है, जब ये दीवार गिर गई तो जर्मनी का एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। बर्लिन की दीवार कब बनी, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और बर्लिन की दीवार जो है कितने वर्षों तक खड़ी रही और किसके द्वारा बनाई गई थी। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है शीत युद्ध का प्रतीक किसे कहते हैं, तो याद रखना, ठीक है। अब ये दिया भी है कि शीत युद्ध जो सबसे ज़्यादा माहौल को गर्म कर रखा था उसी दौरान में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार जो है शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया, यानी कि जो दोनों जो भाई हैं वो कब तक अलग अलग रहेंगे, तो दोनों भाइयों ने, पूर्वी और पश्चिमियों ने गिराकर अपना एकीकरण कर लिया था। और इसी तरीके से जो दूसरी दुनिया है जो कि सोवियत संघ को कहा जाता था, वो भी धीरे धीरे जो है उसका पतन होने लगा। और जैसी ही ये बर्लिन की दीवार गिरी, ये जो बर्लिन की दीवार गिरी, जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ये क्या, किस चीज़ का प्रतीक हो गया, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से शीत युद्ध का अंत भी हो गया था। ठीक है, तो देखो पूर्वी सोवियत 1917 में रूस में क्रांति हुई और रूस में क्रांति होने के बाद यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपने साथ 15 और देशों को शामिल कर लिया और इस तरीके से इन्होंने 1917 की क्रांति के बाद यूएसएसआर सोवियत साम्यवादी प्रणाली की स्थापना करी थी, ठीक है। और जैसे कि ये रूस है, ये जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर क्या था कि जैसे ए कंट्री, इस कंट्री का नाम बी है, इस कंट्री का नाम सी है, इस कंट्री का नाम डी है, तो यहाँ पे कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे एक अलग विचारधारा थी, जैसे कि फासीवाद विचारधारा थी। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी पूर्व के अंदर जो विचारधारा है उन सारी विचारधाराओं को हटा दिया और इन सभी देशों के अंदर A B C
ये जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं, इन सभी के अंदर सिर्फ एक ही विचारधारा को शामिल किया गया, वो थी साम्यवादी। यानी कि पूर्वी देश के अंदर, जो यूरोप का पूर्वी वाला हिस्सा है, इसमें सभी के सभी जो विचारधारा को अपनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी को अपनाया जाएगा, ठीक है। कुछ राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने इसको अपना लिया था, कुछ राष्ट्रों पर यूएसएसआर ने सैनिक दबाव डाला था, ठीक है, सैनिक दबाव डाला था। और इसी तरीके से जो पूरा का पूरा क्या कहलाया, यूएसएसआर की विचारधारा साम्यवादी में बदल गई, और इसी को क्या कहा गया, दूसरी दुनिया कहा गया था। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, समाजवादी खेमे, समाजवादी या साम्यवादी खेमे, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही विचारधारा रहेगी इस पार्टी में, इस तरफ। तो इसी को क्या कहा गया, दूसरी दुनिया कहा गया। इसी को दूसरी दुनिया कहा गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सोवियत प्रणाली कहते किसे, ठीक है। सोवियत प्रणाली के बारे में, सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली कहते किसे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ लेते हैं, कहते किसे हैं। तो सोवियत प्रणाली क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए 1917 के अंदर क्या हुआ कि रूस के अंदर एक क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, क्योंकि रूस के अंदर क्या था कि जार शासन था। रूस के अंदर क्या था, जार शासन चलता आ रहा था। जार का मतलब है यहाँ पे जो शासन प्रणाली थी वो राजाओं के हाथ में थी, ठीक है, शासन प्रणाली राजाओं के हाथ में थी। तो वही जार शासन यहाँ पे चलता आ रहा था। पता ही होगा जहाँ पे राजा का शासन होता है वो वंश वाले शासन होते हैं, तो वही प्रणाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जार जो थे इन्होंने समाज कल्याण पर इतना ध्यान नहीं दिया और लोगों से हैवी टैक्स ले रहे थे, जिसके वजह से रूस में स्थिति धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। और ये जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल हो गए थे, प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल हो गए थे, जिसके वजह से जो रूस की स्थिति है वो ख़राब होती चली गई। सैनिकों को बहुत ही कम संसाधन देकर इन्होंने युद्ध में भेज दिया था, जिसके वजह से इनके काफ़ी सैनिक जो हैं वो मारे भी गए थे, और लोगों के अंदर राजा के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया था। जार के बाद यहाँ पे सामंतवाद थे, जिन्होंने जो गरीब और श्रमिक थे उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक कर दिया था। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ रूस जो है वो धीरे धीरे जनता का आक्रोश का शिकार होता गया, और ये 1917 की क्रांति इस यहाँ पर हुई थी, ठीक है। और फिर ये किसके नेतृत्व में हुई थी, तो लेनिन के नेतृत्व में रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी 1917 में, और यहीं से किसकी शुरुआत हुई थी, साम्यवादी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई यहीं से। इन्होंने मतलब जब रूस के अंदर क्रांति में जीत गए तो इन्होंने साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाया, और जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है वो पूंजीवाद का विरोध करती है, पूंजीवाद का विरोध करती है, क्योंकि लेनिनवाद जो थे वो कार्ल मार्क्स के विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। इसलिए क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपने पूरे जीवन में जो है पूंजीवादी का ही विरोध किया है। उनका मानना था
कि जिस समाज में पैसे वाले लोग या फिर बहुत ही पैसे वाले लोग अगर रहते हैं, उद्योगपति, तो वो लोग ना हमेशा गरीबों का और शोषण करते रहते हैं, अपने अनुसार काम कराते हैं, तो इसलिए वो पूंजीवादी का विरोध करते थे। तो लेनिन जो है उनके विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने भी जब रूस के अंदर जब ये जीते तो इन्होंने किस शासन प्रणाली की स्थापना करी? साम्यवाद शासन प्रणाली की स्थापना करी, जो कि खुलकर पूंजीवादी का विरोध करती थी। ठीक है। तो जब 1917 में ये आज़ाद हुए तो इन्होंने क्या किया? अपने साथ 15 और गणराज्यों को अपने अंदर शामिल कर लिया। यानी कि जो रूस है 1917 में जो रूस था, इसने अपने साथ ठीक है, ये 15 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ये 1917 की क्रांति। ठीक है, तो जितने भी 15 और इसके आसपास के राज्य थे, उन्हीं सबको इसने अपने अंदर क्या कर लिया, बता रही हूँ। तो ये देखो, ये रूस था। रूस ने अपने आसपास जितने भी 15 ऐसे गणराज्य थे उसको शामिल कर लिया, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या बन गया? 1917 की क्रांति के बाद ये USSR बन गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तो यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, रूस में क्रांति जो थी पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी। जो ये 1917 की क्रांति हुई है, क्यों हुई थी? क्योंकि पूंजीवादी के विरुद्ध में हुई थी। मैंने अभी आपको बताया कि जिस समाज में पूंजीवादी को अधिक बढ़ावा मिलता है वो समाज हमेशा गरीबों का शोषण करता रहता है। और लंबे समय से जो यूरोप के अंदर एक लंबा टाइम रहा है यूरोप में, जहाँ पर सामंतवाद उभर कर आए थे, और सामंतवाद उनको कहते हैं जो ज़मींदार होते थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोषण किया था गरीबों का और श्रमिकों का। तो वही सारी चीज़ें हैं कि यूरोप के अंदर, रूस में भी यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, पैसे वाले जो थे वो गरीबों का शोषण करते थे, राजा काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेता था। तो इन यही सारे रीजंस थे यहाँ पे क्रांति के। तो फिर नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, रूस में क्रांति का कारण अगर आपसे पूछता है कि क्या कारण थे, तो पहला आप क्या बताओगे? पूंजीवादी का विरोध कर रहे थे ये लोग। और रूस में क्रांति का जन्म कैसे हुआ? तो सामंतवाद तथा आदर्श पर आधारित समाज ये रखना चाहते थे। यानी रूस में क्रांति के बाद मतलब ये समाज में क्या चाहते थे? समानता चाहते थे कि जो चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ग का, अमीर गरीब सब एक बराबर, और एक आदर्श समाज चाहते थे जहाँ पर सभी का विकास हो सके। समाज में निजी संपत्ति संस्था को समाप्त कर देना, यानी कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो उन सभी चीज़ों को क्या कर देना? समाप्त कर देना। और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो राज्य के अकॉर्डिंग होगी, जो सरकार डिसाइड करेगी वो सभी के लिए, क्योंकि सरकार जो होती है वो सभी जनता के कल्याण के बारे में सोचती है। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो पूरी जनता के बारे में नहीं सोचती है। तो यही डिफरेंस था प्राइवेट सेक्टर में और राज्य में। इसलिए ये निजी स्वामित्व को ख़त्म करना चाहते थे, समाज में समानता को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो यही आपको लिखना है सोवियत प्रणाली के अंदर कि सोवियत प्रणाली इस तरीके से USSR का गठन हुआ। और फिर आगे इसमें आप बताओगे कि फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसका पहला पॉइंट तो ये होगा कि 1917 की क्रांति, और दूसरा इसके अंदर पॉइंट डाल के लिखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात लिखोगे तो इसमें बताओगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ 1945 में, और इसके बाद विश्व में 2 महाशक्ति का उदय हुआ, और वो 2 महाशक्ति थी USSR और USA। ठीक है, और इसने क्या किया था? ये सारी बातें लिखनी है। इसने पूरे पूर्वी को अपने नेतृत्व में ले लिया था, और इसने दूसरी दुनिया की स्थापना कर दी।
और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर जो था वो दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनके उभरा था, दूसरी महाशक्ति बनकर उभरा। अगर पूरे विश्व में देख लिया जाए तो सबसे बड़ा ताकतवर जो था, अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो सोवियत ही संघ एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे विश्व को अपने ताकत से झुका सकती थी। ठीक, तो इस तरीके से लिखना है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद सोवियत संघ विश्व की महाशक्ति बना और अमेरिका को छोड़ दें तो वे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी। कैसे बन गई इतनी बड़ी महाशक्ति? तो सोवियत संघ के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो यहाँ पे बहुत सारे संसाधन थे, ठीक है। तो बेहतर यहाँ पे संचार प्रणाली थी। पेन से लेकर कार तक ये अपने देश के ही अंदर उत्पादन करते थे, किसी देश पर निर्भर नहीं थे ये, ठीक है। और घरेलू उपभोक्ता जो था इनका बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। ऊर्जा के जितने भी संसाधन थे इनके पास थे, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद, सब कुछ इनके पास था। तो ये दूसरे देश पर डिपेंड ही नहीं थे, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ताकतवर बनते गए। दूर दराज आगमन यानी कि दूर दराज के साथ अपने रिश्ते व्यापार को बढ़ावा करने के लिए इन्होंने सड़क बहुत अच्छा बना रखा था, बहुत ही बेहतर इनकी व्यापार व्यवस्था थी और एक विशाल प्रणाली इनके पास थी, जिसकी वजह से जो सोवियत है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा था। और इसमें आप आगे एक पॉइंट लिखोगे, सोवियत संघ की जो वस्तुएं हैं उसकी गुणवत्ता जो थी वो, जैसे कि तुमने चाइना को देखा है कि चाइना जो क्या होता है कि कोई भी जो अच्छा माल होता है या फिर जो ब्रांडेड चीज़ होती है उसका डुप्लीकेट बनाकर हमारे सामने पेश कर देते हैं, बट उसकी गुणवत्ता जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। सेम टू सेम वही था कि सोवियत संघ सब कुछ बनाता था, पेन से लेके कार तक, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, पेन से लेके कार तक सब कुछ बना रहा है वो, मगर इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो क्या कहते हैं गुणवत्ता है वो दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले बहुत बेकार थी। यानी कि अमेरिका के मुकाबले इस पेन की क्वालिटी जो मान के चलिए सोवियत ने बनाई है वो बहुत ही बेकार थी, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे क्या बातें लिखोगे ये बता दिया मैंने। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखोगे कि तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे सोवियत संघ की चीज़ें बताओगे कि सोवियत संघ के पास क्या क्या था, जहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ। इनके पास बेहतर संचार प्रणाली थी, पेन से लेके कार ये खुद ही घर में बनाते थे, किसी और देश पर निर्भर नहीं थे, इसलिए सोवियत जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया था। इसके बाद ठीक है, तो इस तरीके से जो सोवियत संघ है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभर चुका था। अब आगे हमें क्या क्या लिखना है, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट आपको क्या लिखना है इसमें, तो चौथे पॉइंट में आप लिखोगे सोवियत संघ में नागरिक के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर था। यानी कि मान के चलिए कि आप ना यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में अपना जीवन जी सकते हो। जैसे कि आपको अगर खाना चाहिए, क्योंकि हमें रहने के लिए क्या चाहिए, खाना, कपड़ा, मकान, है ना, तो खाना जो है ये बहुत ही कम पैसों में मिल जाता था। और इस तरीके से क्या था, बहुत ही मान के चलिए ना कम पैसों में आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बेहतर ही जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे बेरोज़गारी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। और सरकार के द्वारा बुनियादी ज़रूरतें चीज़ें सारी की सारी उपलब्ध कराई जा रही थी, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर थी, शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था, बच्चों के देखभाल, लोक कल्याण पर इन्होंने ध्यान दिया था, ताकि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा विकास
हो सके। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको किस में लिखने हैं, सोवियत प्रणाली के अंदर आपको लिख कर देना है, ठीक है। तो ये सोवियत प्रणाली के 4 पॉइंट मैंने बता दिए, 3 हो गया। चौथा जिसमें आप क्या बताओगे, नागरिकों का जीवन यहाँ पर कैसे था। नागरिकों का जीवन यहाँ पे बहुत ही बेहतर था, कम पैसों में ये लोग क्या थे, न्यूनतम जीवन स्तर था यहाँ पर, बेरोजगारी नहीं थी, लोक कल्याण के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो ये थी सोवियत प्रणाली, जहाँ पर इन्होंने अपने देश के अंदर अपनी जनता का पूरा पूरा ख्याल रखा, साम्यवादी किस तरीके से कार्य कर रही थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये तो 3 क्वेश्चन हो गए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके। चौथा अब हम पढ़ लेते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। अब जैसे कि सोवियत प्रणाली का आंसर दोगे कि एक दल द्वारा, मतलब पहले इसकी परिभाषा लिखोगे कि एक दल द्वारा शासित राज्य, शासित का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, शासन करना, ठीक है। किसी भी एक दल के द्वारा किसी भी राज्य पे अगर शासन किया जाता है और उसकी जो अर्थव्यवस्था, जैसे कि शासित राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था हो, यानी कि किसी भी समाज में कोई भी एक दल है, कोई भी एक प्रणाली है, ठीक है, एक प्रणाली जो शासन कर रही है और उसके द्वारा ही उस राज्य के अंदर उसकी अर्थव्यवस्था उसके अनुसार चल रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रणाली कहा जाता है। और ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिली, सोवियत के अंदर देखने को मिली, इसलिए इसे क्या कहा गया, सोवियत प्रणाली कही गई, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है सोवियत प्रणाली की। अगर आपसे पूछा जाता है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बताएं, ठीक है, क्वेश्चन 4 है, सोवियत प्रणाली में राजनीतिक बताइए। अब इसमें राजनीतिक विशेषताएं बताने को आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या क्या पॉइंट इसके अंदर लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक दल को महत्व दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर एक ही दल होगा और एक ही दल का क्या होगा, यहाँ पे अगर चुनाव होंगे तो जैसे मान के चलिए चुनाव हो रहे हैं सोवियत संघ के अंदर, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दल है और एक ही दल के मेंबर यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, ठीक है। और जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर क्या होता है, हमारे पास कांग्रेस होता है, बीजेपी होती है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ऑप्शंस होते हैं ना। यहाँ पे पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, मगर ये जो चीज़ थी ये रूस के अंदर नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी और उसी का दबदबा यहाँ पर था। तो सोवियत प्रणाली के अंदर शासन व्यवस्था जो थी वो एक दल के पास थी और उसी के द्वारा समाज जो था नियंत्रित था। और सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में थी, केंद्र जैसा चाहेगा वैसे ही सारा काम होगा। अब देखो हम भारत की बात करते हैं, ठीक है। भारत में क्या होता है, जो राज्य स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य गवर्नमेंट होती है हमारी, जैसे कि दिल्ली के सीएम जो हैं केजरीवाल हैं, है ना, तो ये अपना काम करते हैं। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र, उसके कार्य पीएम मोदी जी
इनके कार्य अलग है ना, हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते इन दोनों के कार्य में। सबकी शक्तियाँ अलग अलग, इनके पास अपनी शक्तियाँ हैं, ये अपनी शक्तियों के अनुसार चलते हैं। इनको भी संविधान में कुछ शक्तियाँ दी गई हैं ताकि क्या हो सके, समाज जो है यहाँ पे झगड़ा ना हो और सभी जो है विकास कर सकें। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारी शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ केंद्र के हाथ में थी और किसी के हाथ में नहीं थी। तो ये तो रीज़न ही है कि कभी ना कभी यहाँ पे वॉर देखने को मिलेगा। ठीक, तो पहला सोवियत प्रणाली में राजनीति के बारे में क्या लिखोगे कि यहाँ पे एक दल की शक्ति थी जो कि केंद्र के हाथ में सारी शक्तियाँ थी। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि यहाँ पे किसी अन्य दल को मान्यता नहीं दी गई थी, किसी अन्य दल को मान्यता नहीं दी गई थी। तीसरा यहाँ पे क्या लिखोगे कि जैसे कि अब हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में क्या है, हमें ये सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। हमारे भारत के अंदर हमें अगर जो राजनीतिक पार्टी है वो काम नहीं करती है तो जनता द्वारा इनका आलोचक किया जाता है, जनता द्वारा बोला जाता है, निंदा की जाती है। मीडिया है जहाँ पे लोग बोल सकते हैं, जरिया है। मगर सोवियत के अंदर जनता के पास अधिकार नहीं था, अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, जनता के पास अधिकार नहीं था कि ये अपनी, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उनके खिलाफ भी बोल सकें। बोलने का, लिखने का, ठीक है ना, तो बोलने का अधिकार था और ना ही लिखने का अधिकार था। इसके पॉइंट्स आप बना लेना, ठीक है। तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि राजनीतिक, यहाँ पे राजनीतिक शक्तियाँ किसके पास थी, सोवियत संघ के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन हो गया है, मैं भूल गई हूँ। क्वेश्चन 4 है ये, आई थिंक क्वेश्चन 5 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 5वां जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है मिखाइल गोर्बाचेव। अब हम पढ़ेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उनकी कौन सी ऐसी रणनीति इन्होंने अपनाई। देखिए, इसके मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बहुत तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि सोवियत संघ के विघटन के दौरान मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका बताओ, या सोवियत संघ के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका के बारे में बताओ। ठीक है, इनकी भूमिका पूछी जा सकती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। तो इसके पॉइंट्स मैं बता देती हूँ कैसे लिखोगे। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं ये कब यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने थे, तो ये याद रखना कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, डेट याद रखना, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। दूसरा, ये तब 1985 में जब बने थे तो पश्चिमी राष्ट्र के अंदर क्या हो रहा था, तो पश्चिमी राष्ट्र में संचार प्रणाली को लेकर क्रांति आ रही थी। संचार प्रणाली वहाँ पर बहुत तेज़ी से विकसित हो रही थी। ठीक है, पश्चिम राष्ट्र के अंदर संचार प्रणाली को लेकर क्रांति हो रही थी। तब उस समय ये जो थे ये रूस के अंदर राष्ट्रपति बने थे। तो जब पश्चिम देश जो है संचार प्रणाली में बेहतर हो रहा था तो सोवियत जो है इस प्रणाली में पीछे होता जा रहा था। सोवियत प्रणाली
पिछड़ते जा रही थी। यानी कि अगर एक तरीके से देखें तो मिखाइल गोर्बाचेव कब यहाँ के राष्ट्रपति बने थे, जब सोवियत संघ जो है वो पश्चिम राष्ट्र से पीछे होते जा रहा था, उस दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बने थे। ठीक है, तो इन्होंने सोवियत विकास के लिए, इन्होंने सोवियत का विकास हो और सोवियत जो है पश्चिम राष्ट्र से आगे निकल जाए, उनके लिए कुछ काम किए। इन्होंने सबसे पहले सोवियत विकास के लिए जो मॉडल अपनाया वो था, 2 मॉडल आपको याद रखना है। एक तो था प्रीस्ट्रोइका विकास मॉडल, ठीक है, और सेकेंडली था खुलापन। ये 2 मॉडल इन्होंने अपनाया था अपने राष्ट्रपति के दौरान। इसके अंदर क्या था, जो प्रीस्ट्रोइका है इसमें आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिसाइड किया था कि आर्थिक क्षेत्र का बढ़ावा होगा। इसके अंदर क्या था कि ये जो थे ये अपनी जनता में खुलापन लाना चाहते थे। इन्होंने अपनी जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, ठीक है, जनता को इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जनता ने खुलकर अपनी सरकार के बारे में बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। और इसको देखकर वहाँ की जो सरकार थी वो तंग रह गई थी। और इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए क्या काम किया, पूंजीवादी देशों की तरफ मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना रुख मोड़ लिया था। इन्होंने अपने देश को थोड़ा सा लोकतांत्रिक बनाने की यहाँ पे कोशिश करी थी, प्रयास किया था। लोकतांत्रिक समाज नहीं बनाया था, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रयास की थी इन्होंने। और यहाँ पे ये पूंजीवादी की तरफ झुकने लगे, थोड़ा सा इनका झुकाव जो है पूंजीवादी की तरफ होने लगा था। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी तो धीरे धीरे क्या हुआ, जनता ने क्या स्वाद चख लिया, तो स्वतंत्रता का स्वाद अब चख लिया था। अब जो जनता थी वो किसी भी तरीके से वो समझ चुकी थी स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, और वो अब दोबारा साम्यवादी के मॉडल में नहीं जाना चाहती थी। ये यहाँ की जो जनता थी वो लोकतंत्र की मांग करने लगी थी। और याद रखना कि सोवियत के अंदर लोकतंत्र की मांग रखने के लिए या फिर अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वो किसकी जरिया लेते थे, कार्टून का जरिया लेते थे। कार्टून के माध्यम से या फिर चुटकुलों के माध्यम से वो लोग क्या करते थे, अपनी बातों को रखते थे। ठीक है, तो मेरे जो यूट्यूब चैनल पे आपको नोट्स हैं वो मिल जाएंगे इसके बारे में। मैंने अच्छे से वहाँ पे समझा रखा है उनके सारे पॉइंट्स के बारे में। तो मिखाइल गोर्बाचेव की ये रणनीति रही थी, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं 1991 में क्या हुआ कि एक तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद नागरिकों ने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया था। अब वह कम्युनिस्ट सरकार के साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन एशिया का जो मध्य एशियाई राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्रता की मांग नहीं उठाई गई, वे अभी भी सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे। ठीक है, और 1991 में क्या हुआ, इस जो सोवियत संघ है उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। और यल्तसीन के नेतृत्व में 3 बड़े राज्य आए थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको बस यहाँ तक लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली का विभाजन क्यों हुआ। तो सबसे पहली बात लिखोगे यहाँ पर कि सोवियत प्रणाली के अंदर नौकरशाही, यानी कि जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, जो गाइड करते हैं, जो भी बहुत मतलब कानून बनाने के टाइम पे मतलब गाइड करते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों का शिकंजा जो था रूस के अंदर बढ़ता जा रहा था, और जो वहाँ की सरकार थी वो सत्तावादी होती जा रही थी। सत्तावादी होने की वजह से जनता का जीवन कठिन होने लगा, यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, जनता के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे थे। आज़ादी नहीं होने की वजह से सोवियत के नागरिक अपनी नाराज़गी या असहमति चुटकुलों के माध्यम या कार्टून के माध्यम से व्यक्त करती थी। और सोवियत प्रणाली का विघटन कैसे हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था, जनता का दमन महसूस होने लगा। यहाँ पे एक दल पार्टी थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं थे वो किसको चुने। तो और जब कोई भी कहीं पे भी एक दल की पार्टी होती है, वो आगे चल के कैसी हो जाती है, तानाशाह हो जाती है, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहती है। फिर क्या हुआ, ये पश्चिम राष्ट्र से पीछे होने लगे थे, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। सोवियत संघ बना कैसे था, तो 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो 15 गणराज्य थे उनकी बातों को सुना नहीं जाता था, उनकी इच्छाओं को दूर किया जाता था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूस की चलती थी, रूस ही यहाँ पे एक अधिकार के रूप में सारे काम करता था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रीज़न लिखोगे, अफ़गानिस्तान में इन्होंने हस्तक्षेप किया था, जिसके वजह से इनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती चली गई थी। सोवियत संघ के अंदर रूस का बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व था, जिसके वजह से जनता जो है वो अपना दमन महसूस करती थी। व्यापार के मामले में जो रूस है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था पश्चिम राष्ट्र से, जैसे कि मैंने संचार प्रणाली में आपको बताया था। और 1970 के दशक तक आते आते सोवियत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए सोवियत का क्या होता चला गया, विभाजन होने लगा। और हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने अमेरिका को टक्कर दी, लेकिन उससे इसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी प्रौद्योगिक स्तर पर। ये भी एक रीज़न था इनके पिछड़ेपन का और इनके टूटने का। और धीरे धीरे इनके पास खदान संकट आने लगा, जिसके वजह से सोवियत में और भी समस्या बढ़ने लगी थी, ठीक है। आज़ादी के बाद मतलब फिर 1991 में ये हुआ कि भाई आज़ाद कर दिया गया, रूस, यूक्रेन और बेलारूस अलग राष्ट्र बन गए। और इन्होंने आज़ादी के बाद पूंजीवादी और लोकतंत्र, मतलब जो सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य थे, उन्होंने आज़ादी के बाद पूंजीवाद और लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया। बस ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। तो 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं सोवियत संघ के महासचिव बने। 1985 में ये राष्ट्रपति बने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने की इन्होंने कोशिश करी और सोवियत संघ का झुकाव पश्चिमी की तरफ इन्होंने बढ़ाया ताकि समाज सुधार को ये कर सकें। देशों की जनता अपनी सरकार तथा सोवियत नियंत्रण का विरोध करने लगी। देखो, इसका मतलब ये है कि अभी मैंने बताया था कि जो यूरोप का ये जो पूर्वी वाला हिस्सा ABC, जो अन्य राज्य थे, यहाँ पर भी क्या थी, साम्यवादी थी। तो वहाँ की जो जनता थी ना, इस साम्यवादी सरकार का विरोध करने लगी, इस विचारधारा का भी, और जो यहाँ की सरकार चला रही थी ये वाली विचारधारा, उसका भी इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। और खुद सोवियत संघ के अंदर तो चल ही रहा था उनका विरोध। सोवियत संघ के बाहर के साथ देश के अंदर भी समस्या बढ़ती चली गई, और जिसके वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है। ये सारे रीजंस आपको इसके अंदर लिखने हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो सोवियत संघ के विघटन का कारण
तो आपको पॉइंट लिखना है। सबसे पहले लिखना एक दलीय शासन प्रणाली, जो अभी मैंने बताई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी विचारधारा थी, किसी और विचारधारा को कोई जगह नहीं थी, जिसके वजह से यहाँ पे जनता को दमन महसूस होता था। वो यहाँ पर उनको किसी भी तरीके की स्वतंत्रता नहीं थी, अपनी बात नहीं रख सकते थे, तो जिसके वजह से यह सोवियत संघ का विघटन हुआ। दूसरी बात लिखेंगे लोकतंत्र की मांग। यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों ने लोकतंत्र की मांग करनी शुरू कर दी थी। पश्चिमी राष्ट्रों से पीछे हो गए थे, ये भी एक रीज़न है इनका। 1970 के दशक तक आते आते इनकी अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई। पहला, ये हथियारों की होड़ में ही लगे रहे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने उन सभी देशों पे अपना पैसा खर्च करा जहाँ पर इनकी साम्यवादी विचारधारा थी। एग्ज़ाम्पल क्यूबा, भारत, ठीक है, क्यूबा। सेकेंडली, 1970 के दशक तक आते आते इन्होंने क्या किया, अफ़गान में हस्तक्षेप किया, जिसके वजह से इन्हें भारी भरकम इसका नुकसान देखना पड़ा था, ठीक है। अफ़गानी स्वतंत्रता की मांग यहाँ पे शुरू हो गई थी। राष्ट्रों का जन्म होने लगा और मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका, जिसने सोवियत संघ का विघटन करा दिया था। अगर क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, अगर ये क्वेश्चन आता है, अब ऐसा आएगा नहीं, आया तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी और यहाँ पे राजनीतिक आर्थिक जो संस्थाएं थी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में असफल होने लगी। पश्चिम राष्ट्र से यहाँ जो सोवियत संघ था वो पीछे होने लगा, क्योंकि इन्होंने अपने सारे पैसे हथियारों की होड़ और आर्थिक मदद देने में, सैनिक अड्डों के रूप में इन्होंने खर्च कर दिए थे अपनी ताकत को दिखाने के लिए। वहीं पर जो अमेरिका था उसने अपने जनता के बारे में सोचा था और यहाँ पर ये अमेरिका को पीछे करने में लगा पड़ा था। जनता को राजनीतिक और मानसिक स्तर पर जब धक्का लगा, जब इनको पता चला कि ये पश्चिम राष्ट्र से पीछे हो गए हैं। 70 साल तक कम्युनिस्ट का शासन रहा और धीरे धीरे ये जो थी तानाशाही बनती चली गई और ये जनता जो के खिलाफ जवाबदेह नहीं थी। धीरे धीरे यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और पार्टी जो थी उनके लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए थे। तो ये सारे रीज़न रहे थे। सोवियत संघ के विघटन का भी लिख सकते हो और अर्थव्यवस्था इनकी कमज़ोर पड़ने लगी थी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और देख लेना। तो वो जो ऊपर पढ़ाया था मैंने, तो ये सारे रीज़न है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे, जिसके वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ा दी। क्वेश्चन छठा था आपका, तो अभी मैं जब मिखाइल गोर्बाचेव की रणनीति बता रही थी, तो इसमें आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो और समझा सकते हो। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या सुधार किए? सबसे पहले इन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार लाई, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अर्थव्यवस्था में इन्होंने क्या सुधार लेकर आए, पेरेस्ट्रोइका लेकर आए, जिसमें ये आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते थे, खुलापन की नीति लेकर आए थे। पश्चिम राष्ट्र के बराबर लाना और लोगों की इच्छा, जब इन्होंने खुलापन जो लेकर मॉडल आए थे, जहाँ पर इन्होंने जनता को अधिकार दे दिए, तो लोगों की इच्छाओं का उमरना, जिसको सरकार जो थी वो काबू करने में असफल हुई। जनता चाहती थी तेज़ गति से विकास हो और तेज़ गति से हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से नागरिक अपना धीरे धीरे धीरज खोती चली गई। उनकी सरकार भी गोर्बाचेव के विरुद्ध करने लगी थी और सोवियत संघ का विघटन अगर ना होता तो कभी न कभी यहाँ पर गृह युद्ध जरूर होता। ठीक है, तो ये है मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में जो आपको पूरा का पूरा लिखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी कहते किसे हैं? तो इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि पहले किसी को चोट पहुंचा दो और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करो। ठीक है, IMF और WB, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा साम्यवाद से पूंजीवाद के इस परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया था। यानी कि एक मिनट,
ये जो इन्होंने साम्यवादी अपनाया था, ये जो इन्होंने साम्यवादी विचारधारा अपनाई थी कि ये जो पूंजीवादी का विरोध कर रहे थे, तो ये जो साम्यवादी से अब किधर की तरफ चल रहे थे, पूंजीवाद की तरफ चल रहे थे, ठीक है, पूंजीवाद की तरफ चल रहे थे। तो जो साम्यवादी से जो पूंजीवादी की तरफ आने लगे, इसी को क्या कहा गया, IMF और WB की तरफ से शॉक थेरेपी का नाम दिया गया था। ठीक, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो सोवियत संघ के अंदर क्या था कि जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी, इन्होंने जब सोवियत संघ बना और इसने साम्यवादी को अपनाया, तो इसने सबसे पहले क्या करा था, सबसे पहले इसने यही काम करा था कि निजी स्वामित्व का अंत कर दिया था। यहाँ पे कोई भी निजी स्वामित्व नहीं होगा, ये ख़त्म कर दिया था। बट जब शॉक थेरेपी, जब इनको नुकसान होने लगा तो शॉक थेरेपी का मॉडल अपनाया और इन्होंने निजीकरण करना शुरू कर दिया था। साम्यवादी शुरू से पूंजीवादी विरोधी रही और जहाँ पर राज्य का कब्जा था, मगर धीरे धीरे इन्होंने निजीकरण करना शुरू कर दिया था। पहले राज्यों द्वारा विद्यालय खोले जाते थे और कोई भी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं था, मगर धीरे धीरे करके इन्होंने प्राइवेट चीज़ें करनी शुरू कर दी थी, निजीकरण यहाँ पर शुरू हो गया था। सामूहिक फार्म को निजी फार्मों में बदल दिया गया, यानी कि इनके जितने भी फार्म थे, चाहे मुर्गी फार्म हो, चाहे सब्जी उगाने का कोई भी फार्म हो, जो सरकार के अंडर में था, और वो सारे के सारे जिनके खुद खोलना चाहते होंगे फार्म, वो सब निजी फार्म में बदल दिया गया था। पूंजीवादी व्यवस्था से खेती शुरू की गई, यानी कि पहले क्या था कि भाई ये हमारा खेती है और हम अपने अनुसार ही काम करेंगे, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था इन्हें बताएगा किस तरीके से इन्हें खेती करनी है। पूंजीवादी व्यवस्था अब इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेगा। जिसका ये शुरू से विरोध कर रहे थे, वही लोग अब इनको इनके विकास में क्या करेंगे, आगे सलाह देंगे। तो शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। व्यापार को ज़्यादा तेज गति से करने के एक ही तरीका था मुक्त व्यापार की नीति, और वो यहाँ पर अपनाई गई थी। पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए इन्हें खुलेपन की नीति इन्होंने अपनाई। मुद्रा की आपसी परिवर्तन तथा मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई, यानी कि हर देश के अंदर एक विदेशी मुद्रा होना चाहिए, विदेशी मुद्रा का भंडार होना चाहिए ताकि वो व्यापार कर सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के साथ मुद्रा का परिवर्तन किया और मुक्त व्यापार नीति को बढ़ावा दिया। सोवियत खेमे देशों को एक दूसरे से जोड़ने की जगह इन्होंने पश्चिम मुल्क से जोड़ने की कोशिश करी, यानी कि ये जो पूर्वी वाला हिस्सा, इसमें जितने भी सोवियत खेमे थे, इन्होंने इससे जुड़ने की जगह पर इन्होंने पश्चिम मुल्क की तरफ ध्यान दिया, पश्चिम मुल्क से जुड़ने की कोशिश करी। पूंजीवादी संस्थाएं और एजेंसियां अब समाजवादी कल्याण देशों को मार्गदर्शन दिखा रही थी और वो नियंत्रण करने लगे। यह व्यवस्था की गई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने और चलाने में पश्चिम देश रास्ता दिखाने वाला बनेगा, और इसी को शॉक थेरेपी की विशेषताएं कही गई थी। शॉक थेरेपी का परिणाम 1990 में अपनाई गई मॉडल, जिसमें जनता द्वारा सोवियत अर्थव्यवस्था का विकास होना है, यानी कि एक मॉडल अपनाया गया था। ये सोवियत है, USSR है, यहाँ की जितनी भी जनता है उनका क्या करना है, विकास करना था, तेज गति से विकास करना था, जिसके लिए इन्होंने शॉक थेरेपी अपना लिया था, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, निजीकरण को बढ़ावा दिया, ठीक है। निजीकरण कृषि में, उद्योग में ये निजीकरण लेकर आए, जहाँ पर खुले द्वार की नीति इन्होंने अपनाई,
और ये सारा किसके मार्गदर्शन में हो रहा था? पूंजीवादी देश और उनकी संस्थाओं के अकॉर्डिंग चल रहे थे। मगर ये मॉडल तो विकास के लिए अपनाया गया था, बट ये विकास संभव नहीं हुआ। ये इस चीज़ में असफल होते चले गए यूएसएसआर। शॉक थेरेपी, जो मॉडल सोवियत अर्थव्यवस्था सुधार के लिए बनाया, मगर इस मॉडल ने ही इसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। शॉक थेरेपी वाले क्षेत्र को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी, यानी कि जिस तरफ शॉक थेरेपी को अपनाया गया था उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तबाही आ गई थी। राज्य नियंत्रण, औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। जहाँ पे राज्य का नियंत्रण था उस जगह के जो उद्योग प्रणाली थी वो पूरी की पूरी खराब हो गई। 90% उद्योग को निजी हाथों या कंपनियों के हाथों में बेचना पड़ा था सोवियत संघ को। ये है शॉक थेरेपी का परिणाम। यहाँ पर क्या हुआ कि 1500 बैंक ऐसे थे जिनका दिवालिया निकल गया। और जब किसी देश में पैसे की कमी होती है तो धीरे धीरे माफिया वर्ग उभरने लगता है। उद्योग जो थे निजी हाथों में चले गए और इन्होंने निजी हाथों में बहुत ही कम दामों में इन्होंने क्या किया, अपने उद्योग को, अपने कारखानों को बेच दिया। वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध सरकार पहले कराती थी, मगर अचानक इन्होंने क्या किया, सारे वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए। तो महंगाई बढ़ने से गरीबी व्यक्ति असमर्थ हो गए किसी भी वस्तु को खरीदने में। रूसी मुद्रा जो है रूबल, ठीक है, रूसी मुद्रा का नाम है रूबल, इसके अंदर गिरावट आ गई और जिसके वजह से शॉक थेरेपी का परिणाम ये रहा कि उसने सोवियत को तहस नहस कर दिया और यही 1991 में सोवियत विघटन का कारण बना भी, सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। ठीक है, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ग्राज सेल के नाम से भी जाना जाता है इसको। और लोगों को निमंत्रण दिया गया था वो सेल में आए। शुरुआती वर्ष में शॉक थेरेपी का परिणाम बहुत बेकार रहा, मगर धीरे धीरे हालात सुधरे, मगर सोवियत संघ विघटन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका था।